हेलो एवरीवन। हम जो अपने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जीएस के क्वेश्चंस की, जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है उनकी सीरीज हमने स्टार्ट की है। भाई हमें 1000 क्वेश्चंस है वो सोल्व करने हैं इस सीरीज में। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट क्लास में भी हमने 35 क्वेश्चंस जो साइंस के क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व किए थे। उसी तरह से आज की क्लास में भी हम जो 35 क्वेश्चन है आज की क्लास में आज हम वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट आर मेजोफिल सेल्स फाउंड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट मेजोफिल सेल्स आर फाउंड। कौन से पार्ट में, प्लांट के कौन से पार्ट में, कौन से हिस्से में मेजोफिल सेल्स है वो पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास स्टेम, ऑप्शन सेकंड है सीड, थर्ड है लीफ, फोर्थ है रूट। तो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर जो मेजोफिल सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। तो जो प्लांट की लीफ होती है, लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मेजोफिल सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लीफ। लीफ के अंदर मेजोफिल सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि भाई लीफ के अंदर ये मेजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी मेजोफिल सेल्स के अंदर चलती है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो एक प्लांट ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है, और उसी के अंदर CO2 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रही है, सारे के सारे काम कौन करता है, मेजोफिल सेल्स करती है। तो मेजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होगी। सॉरी, प्लांट की लीफ के अंदर मेजोफिल सेल्स है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट का कौन सा हिस्सा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रूट एंड फ्लावर, सेकंड ऑप्शन है ओनली फ्लावर, थर्ड ऑप्शन है फ्लावर सीड एंड फ्रूट, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रूट ब्रांचेस एंड सीड। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर्स में, प्लांट्स में, तो वो मेनली फ्लावर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्लावर के अंदर जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो सीड फॉर्मेशन और फ्रूट फॉर्मेशन होती है। तो ओवरऑल बोला क्या जाएगा कि जो प्लांट है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर, सीड एंड फ्रूट ये तीनों के तीनों टेक पार्ट करते हैं। तो जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फ्लावर, सीड एंड फ्रूट, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्लावर, सीड एंड फ्रूट ये तीनों के तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पोलन जो एंथर है, एंथर के ऊपर क्या स्पोर्स प्रेजेंट है, जो कि मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट, प्लांट के फ्लावर का मेल पार्ट है। इसके अंदर जो स्पोर्स है वो यहाँ पे स्टिग्मा पे आके चिपक जाएंगे, स्टिग्मा है वो फीमेल पार्ट होता है, और पोलन ट्यूब के थ्रू ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं, जो ओवरी होती है वहां तक पहुंच जाते हैं। स्पोर्स ओवरी के पास पहुंच चुके हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी क्योंकि ओवरी के अंदर एग्स प्रेजेंट है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो सीड फॉर्मेशन होगा, और जो ये बाहर का स्वेलअप पार्ट है ओवरी का, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा स्वेलअप पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन टेक पार्ट कर रहा है, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट इसके अंदर टेक पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज का एक एग्जाम्पल बताना है। ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, इनमें से कौन सी बीमारी है जो पानी की वजह से, वाटर बोर्न डिजीज है, पानी कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थेरिया, सेकंड है टॉन्सिल्स, थर्ड है डायरिया, एंड फोर्थ है मेसिल्स। तो जो डायरिया डिजीज होती है ये कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होती है, वाटर बोर्न डिजीज जिसको हम बोलते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है वो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, identify a type of sexual reproduction in which involves reproduction through the part of plant such as root, stem and leaves। एक ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बताना है जिसमें प्लांट की रूट भी पार्टिसिपेट करती है, स्टेम भी पार्टिसिपेट करता है, लीव्स भी। मतलब रूट से भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और एक न्यू प्लांट, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टेम से भी हम नया ऑर्गेनिज्म नया प्लांट बना सकते हैं, और वेजिटेटिव सॉरी लीव से भी हम नया प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। आंसर ही बोल दिया मैंने। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे बडिंग, सेकंड ऑप्शन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, थर्ड ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ ऑप्शन है फ्यूजन।
तो बडिंग में हमें पता है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई एक बड बाहर की तरफ निकली हुई है, उसको हम अलग कर देंगे और उससे नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। बडिंग में ये प्रोसेस चलती है। लेकिन इसमें रूट स्टेम वो तो हमें कुछ दिखाई नहीं, रूट स्टेम लीव्स ये तो किसमें, प्लांट में होगी मेनली। तो बडिंग भी प्लांट में हो सकती है, लेकिन प्लांट की बड अलग कर रहे हैं, उसकी रूट थोड़ी ना अलग कर रहे हैं, या उसका पर्टिकुलर लीव्स थोड़ी ना अलग करके हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो बडिंग वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। फिर है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और हर एक फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये पूरा के पूरे हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है वो कर सकता है। और फिजन है, इसके अंदर एक सेल 2 में डिवाइड हो रही है, एक सेल मल्टीपल फिजन की प्रोसेस चल रही है, बहुत 2 से ज्यादा सेल्स में डिवाइड, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन 2 टाइप होते हैं। तो बाइनरी फिजन ये भी नहीं होगा, फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट स्टेम लीव्स की बात कर रहे हैं। तो बचा कौन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर अगर किसी प्लांट की रूट हमने काट के अलग से लगा दी तो उससे एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। स्टेम को कट करके लगा दिया तो उससे भी न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। आपने कभी ये सुना होगा कि लेमन के प्लांट के ऊपर ऑरेंज लगे हुए, या ऑरेंज और लेमन दोनों एक ही प्लांट के ऊपर लगे हुए, हाफ पे लेमन है हाफ पे ऑरेंज है, तो वो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड की वजह से ही पॉसिबल होता है। वो स्टेम के अंदर ग्राफ्टिंग की प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके थ्रू वो प्रोसेस इन्वॉल्व की जाती है, उसके थ्रू वो प्लांट हाइब्रिड बनाया जाता है। और लीव्स ब्रायोफिलम का प्लांट जो पत्थर चट का पेड़ होता है वो तो सबके घरों में मिल ही जाता है, तो उसकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे लीव्स और उगनी स्टार्ट हो जाती है, लीव्स के ऊपर लीव्स उगनी स्टार्ट हो जाती है, और अगर उन लीव्स को काट के हम अलग से लगा दे तो नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम प्लांट की रूट स्टेम लीव्स इन सभी से एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which vessels carry CO2 rich blood from all part of the body back to the heart। हमारी बॉडी में कौन सी वेसल्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर CO2 कंटेंट ज्यादा है, CO2 गैस ज्यादा है उस ब्लड के अंदर, उसको हार्ट के पास लेके आते हैं। कौन लेके आता है, तो वो होती है वेन्स। जो वेन्स होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड के अंदर CO2 कंटेंट ज्यादा है उसी ब्लड को कहाँ पे लेके आएगी, हार्ट के पास लेके आएगी, और हार्ट से फिर उसको लंग्स के पास भेजा जाता है, क्योंकि उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको ताकि उसको प्यूरिफाई करके वापस से बॉडी में सप्लाई कर दिया जाए। क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है हमारा, लंग्स है। जो फेफड़े हैं उसी के अंदर क्या जो गैसेस का एक्सचेंज चलता है, ऑक्सीजन और CO2 का, CO2 को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को अंदर ब्लड में सप्लाई करना है, वो सारी प्रोसेस कहाँ पे, लंग्स में चलती है। तो वेन्स होती है, जो नस होती है अपनी सिराए जिसको बोलते हैं, तो वेन्स है वो क्या करेंगी, हमारी बॉडी में जितना भी गंदा खून है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 मिक्स है, उसको सारे के सारे को कहाँ पे ले आएंगे, हार्ट के पास ले आते हैं। और हार्ट फिर उसको कहाँ पे सप्लाई कर देगा, लंग्स के पास सप्लाई कर देगा, फिर उस ब्लड को वहां पे प्योर किया जाता है और फिर बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अभी आर्टरीज की बात करें, जो ऑप्शन फर्स्ट है उसकी बात करें, तो आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड को सप्लाई करती है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ से वेन्स, जहाँ से ब्लड हार्ट से लंग्स के पास भेजा जाता है। तो इतनी डिटेल आपको नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टरीज प्योर ब्लड, वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड, कैपिलरीज है वो छोटी छोटी ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक नेटवर्क होता है, वेन्स में प्रेजेंट होती है, आर्टरीज में प्रेजेंट होती है। और एट्रियोल, एट्रियोल वो जो सारी के सारी आर्टरीज है उनको इकट्ठा करके बोले तो एट्रियोल्स उनको बोला जाता है। तो जो अपना राइट आंसर होगा, हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, हमें CO2 रिच ब्लड को की सप्लाई पूछी गई, तो CO2 रिच ब्लड की सप्लाई हार्ट के पास कौन करता है, वेन करती है, तो आंसर हो जाएगा वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस अकर ड्यू टू द मेलफंक्शन इन द, जॉन्डिस जो डिजीज है, पीलिया जो डिजीज है, वो कौन से ऑर्गन के मेलफंक्शन के, कौन से ऑर्गन में कोई खराबी हो गई उसकी वजह से जो जॉन्डिस डिजीज है वो होती है, तो लीवर, लीवर जो होता है उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, तो जॉन्डिस डिजीज होती है। मेनली छोटे बच्चों में ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरा एंड फूना रिफर टू। फ्लोरा और फूना रिफर टू, ये दोनों साइंटिफिक वर्ड हैं, ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट है अपने पास बर्ड्स एंड एनिमल्स, माउंटेन एंड रिवर्स, प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एंड एनिमल्स। तो जो फ्लोरा एंड फूना वर्ड है, ये प्लांट्स और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स को और फूना वर्ड रिप्रेजेंट करता है एनिमल्स को। ये दो फ्लोरा फूना हम साइंस में बोलते हैं इसको, और अगर हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो प्लांट एंड एनिमल इसको बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्लांट एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन टेक प्लेस इन द। प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, मतलब एक जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनका ट्रांसफर। जैसे कि हमने यहाँ पे ये फ्लावर देखा था, ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि यहाँ पे तो पार्ट बताया था कि कौन से पार्ट में पोलिनेशन की प्रोसेस क्या है। जो मेल पार्ट है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है, और ये स्पोर्स स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। तो कौन सी प्रोसेस से पहुंच रहे हैं? पोलिनेशन की प्रोसेस से ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो एक प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स या स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, स्पोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा के पास पहुंच रही है। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि भाई पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट के कौन से पार्ट में होती है, कहाँ टेक प्लेस करती है? ऑप्शन फर्स्ट है रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। तो जो फ्लावर है उसी के अंदर होगी, क्योंकि पोलिनेशन की प्रोसेस क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा के पास पोलन ग्रेन्स है, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, उस प्रोसेस को पोलिनेशन बोलते हैं। और ये एंथर और स्टिग्मा ये सब किसके पार्ट है? फ्लावर के पार्ट है। तो ये प्रोसेस कहाँ पे? कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो कहाँ पे होगी? फ्लावर्स के अंदर होगी। पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो फ्लावर्स के अंदर पाई जाती है, फ्लावर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन इन्फेंट चाइल्ड। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 206, सेकंड ऑप्शन है 210, थर्ड ऑप्शन है 300 एंड फोर्थ ऑप्शन है 186। तो एक जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। एक अडल्ट की बात करें तो उसमें 206 एंड इन्फेंट चाइल्ड की बात करें तो 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होगी, जो छोटा बच्चा उसकी ग्रोथ होगी, ये बोन्स आपस में फ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है, और फ्यूज होके वो लास्ट में जब अब वो टोटली अडल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जो इन्फेंट चाइल्ड है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसमें कितनी बोन्स बचते हैं? 206, 206 बोन्स है वो बचती है। इन्फेंट में पूछ ले तो 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन इन्फेंट चाइल्ड? 300 बोन्स आर प्रेजेंट इन इन्फेंट चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया आर इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ। कौन से ऑर्गन होंगे जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्यूब की फॉर्म में, एक मतलब ट्यूब की फॉर्म में एक नेटवर्क बना है जिसको ट्रेकिया बोला जाता है, कौन से ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है इंसेक्ट, ऑप्शन सेकंड अर्थवर्म, ऑप्शन थर्ड है फिशिज एंड ऑप्शन फोर्थ है म्यूशल्स। तो जो ट्यूब्स का नेटवर्क पाया जा रहा है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, और एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसको यूज किया जा रहा है, तो वो किस में पाया जाता है? इंसेक्ट्स में। जितने भी इंसेक्ट्स में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुछ इस टाइप की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ट्रेकिया बोला जाता है। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब किसके अंदर? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क है जिसको ट्रेकिया बोलेंगे हम। वो किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? जितने भी इंसेक्ट होंगे उनके अंदर ये सिस्टम पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of following is not a process which of following process is not useful for purification of solid impurities? कौन सी प्रोसेस है
जो कि सॉलिड इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करने में यूजफुल नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास डिस्टिलेशन, ऑप्शन सेकंड है सब्लिमेशन, ऑप्शन थर्ड है क्रिस्टलाइजेशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबोव। तो जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, वो सॉलिड्स की इम्प्योरिटीज को प्यूरिफाई करने में यूजफुल नहीं होती। सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन ये यूजफुल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प नहीं करती, सॉलिड को प्यूरिफाई करने में, उनके इम्प्योरिटीज को कम करने में ये हेल्प नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर द फायर बाय। सोडा एसिड फायर जो एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए जो यूज किए जाते हैं, तो वो मेनली क्या काम करते हैं, मतलब किस चीज को रोकेंगे कि आग बुझ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या उसी को रिमूव कर देंगे। ऑप्शन सेकंड है कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई कट कर देंगे। ऑप्शन थर्ड है राइजिंग इग्नियस टेम्परेचर, जो इग्नियस टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगे। एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, कि भाई इनमें से कुछ नहीं होगा। तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली जो एयर की सप्लाई है उसको कट करने का काम करते हैं, एयर सप्लाई को कट कर देते हैं। क्योंकि जैस जितनी भी एयर सप्लाई, हमें पता है किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें एयर चाहिए, एयर में मेनली ऑक्सीजन गैस, वो आग को जलाने में, किसी भी चीज को बर्न करने में हमारी हेल्प करती है। अगर हमने एयर सप्लाई को ही कट कर दिया तो आग नहीं जलेगी, वो इजीली वो बुझ जाएगी। तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, मतलब क्या काम किया जाता है उनसे, तो जो एयर सप्लाई है उसको कट कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an atom that can neither gain or nor lose electrons is said to be। कौन से एटम्स हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, कौन से एटम है वो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास मेटेलिक, सेकंड है नॉन मेटेलिक, थर्ड है अनइनर्ट एंड फोर्थ है एटमॉस्फेरिक। तो जो इनर्ट इनर्ट गैसेज के बारे में आपको पता होगा, तो इनर्ट होते हैं, इनर्ट गैसेज होती है वो क्या करती है, ना तो वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, ना ही गेन करती है ना ही लूज करती है। तो जो इनर्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो इनर्ट गैसेज है वो ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेगी ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द अनवांटेड earthy impurities like sand, limestone, rocky material present in ore are called। जो खनिज पदार्थ होते हैं उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जैसे कि सैंड हो गया, लाइमस्टोन हो गया, या रोकी मटेरियल प्रेजेंट हो गया, जो चट्टानी पदार्थ जिसको बोलेंगे। तो ये सारी चीजें भी क्योंकि किसी माउंटेन से या किसी माइन से हमने वो सारी चीजें निकाली, तो उसके अंदर ओबियसली सैंड भी प्रेजेंट होगा, रोकी मटेरियल ये भी प्रेजेंट होगा। तो उस अनवांटेड अर्दी इम्प्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है गेंज, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग, मेटलर्जी। तो जो उन अर्दी मटेरियल है उसको बोला जाता है गेंज। ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्दी मटेरियल्स को गेंज बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस इज अ केमिकली, उस लाफिंग गैस को क्या बोलेंगे केमिकली फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फोर्थ है सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसको क्या बोला जाता है, लाफिंग गैस बोला जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ड्राई आइस। ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो ड्राई आइस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास CO, ऑप्शन सेकंड है H2O, ऑप्शन थर्ड है H2O2 एंड ऑप्शन फोर्थ है CO2। तो जो ड्राई आइस है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CO2। जो ड्राई आइस है उसका फॉर्मूला होगा CO2, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिथीन एंड PVC आर सम ऑफ
एग्जाम्पल, पॉलिथीन एंड पीवीसी दोनों ही क्या है, प्लास्टिक की फॉर्म है और सिंथेटिक फाइबर से ये बने होते हैं। तो कौन से सिंथेटिक फाइबर से ये बने हुए होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, एक्रिलिक और नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो जितनी भी पीवीसी पीवीसी पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है और पॉलिथीन फाइबर है वो हर टाइप की पॉलिथीन बनाने के लिए, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, लो डेंसिटी पॉलिथीन वो बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो किसके अंदर कौन-सी कैटेगरी में इनको हम, कौन से पॉलीमर्स में इनको हम इंक्लूड करते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि पीवीसी और पॉलीथीन किसके एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जांपल है, सिंथेटिक फाइबर है। पीवीसी है वो पाइप वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। पॉलीथीन है वो पॉलीथीन बैग्स, हर टाइप के हाई डेंसिटी पॉलीथीन बैग बनाने या लो डेंसिटी पॉलीथीन बैग बनाने, हर जगह पे इसका यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है? धरती की जो ऊपरी हिस्सा है उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है ऑक्सीजन एंड फोर्थ है कैल्शियम। तो कौन सा एलिमेंट होगा जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा? वो होता है ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन। सेकंड नंबर वैसे नॉर्मली कोई पूछता नहीं है, अगर पूछ भी ले तो सिलिकॉन पाया जाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देन सिलिकॉन। और अगर ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात कर ले कि ओवरऑल एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन। अगर ओवरऑल एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं कि कंप्लीट एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, तो वो होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोलर एनर्जी, यहाँ पे ये सोलर एनर्जी भाई, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन, सेकंड है कंबशन रिएक्शन, थर्ड है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड फोर्थ है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सोलर एनर्जी की फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जिसमें जो लाइट न्यूक्लियस कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जुड़ के हैवी न्यूक्लियस कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सोलर एनर्जी की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ पीएच ऑफ 4 to 5 इंडिकेट्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसपे पीएच रेंज दे रखे है 4 to 5, वो किस टाइप के जो मतलब एसिड है, बेस है, वीक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, किस टाइप का है उसको इंडिकेट करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग एल्कली, सेकंड है वीक एसिड, थर्ड है वीक एल्कली, फोर्थ है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो 4 to 5 की रेंज होगी, 4 to 5 हमें पता है कि 0 to 7 होते हैं सारे के सारे एसिड, 0 to 7 एसिड और फिर 8 to 14 हो जाएंगे बेस। तो क्या हो गया यहाँ पे, रेंज हमें क्या दे रखी है 4 to 5, तो 0 से 2 के बीच की जो रेंज होती है उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है और फिर 3 to 7 की जो रेंज होगी उसको वीक एसिड बोला जाता है। तो 3 to 7 के बीच में ही आ रहा है हमारा 4 to 5 भी। तो जो 4 to 5 की रेंज वाला पीएच लेवल दे रखा है किसी भी चीज का, तो वो किस में काउंट होगा? वीक एसिड के अंदर काउंट होगा। जो भी 4 to 5 पीएच रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? वीक एसिड में। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ द स्वीटेंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं स्वीटेंड, जो मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोनेटेड वाटर, सेकंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड है फोस्फोरिक एसिड एंड फोर्थ है कैफीन। किसका यूज किया जाएगा? कार्बोनेटेड वाटर का यूज किया जाएगा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाएगा या फोस्फोरिक एसिड का यूज किया जाएगा या फिर कैफीन का यूज किया जाएगा? तो जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती है, स्वीट एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती है, उनके अंदर कार्बोनेट वाटर का यूज किया जाता है, कार्बोनेटेड वाटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज कौन सा है, मतलब जिसको हम बदल सके, एक बार जिस चीज में बदल दिया उसको फिर दोबारा से बदल ले, फिर से बदल ले, फिर से कन्वर्ट कर ले। तो फर्स्ट है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या दूध फट गया, उसे दही बना लिया हमने, और क्या फिर दही से वापस दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, ऑप्शन हो गया ये गलत। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जला लिया, लकड़ी किसमें, ऐश में कन्वर्ट हो गई, राख बन गई उसकी। तो क्या उसके बाद हम राख से वापस लकड़ी बना सकते हैं? जो ऐसा उससे वापस लकड़ी बना सकते हैं, फ्लाई ऐश है, उससे वापस लकड़ी नहीं बनेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, अगर एक फ्रूट पक गया, जो इथाइलिन गैस होती है वो रिलीज हुई, फ्रूट पक गया, क्या उसके बाद उस फ्रूट को हम वापस से कच्चा फ्रूट बना देंगे, मतलब उसकी पहले वाली फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। बच गया क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो गई तो वापस से आइस बनाई जा सकती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा देंगे आइस मेल्ट हो जाएगी, टेम्परेचर कम देंगे वो आइस मेल्ट होने के बाद पानी बनेगा, जो बर्फ है वो पिघलेगी तो पानी बनेगा, और पानी को वापस से अगर कम टेम्परेचर देंगे तो वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ये किस टाइप का फिनोमिना है, रिवर्सिबल फिनोमिना है, रिवर्सिबल चेंज है। बार बार हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, अगर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका मिक्सचर है, किस किस से बनकर ये किस किस से मिलकर ये बनी हुई होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास मीथेन और प्रोपेन, सेकंड ऑप्शन है मीथेन एंड इथेन और प्रोपेन, सॉरी, इथेन और प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोपेन एंड हेक्सेन। तो जो एलपीजी है उसकी फॉर्मेशन होती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन के मिक्सचर से, इन दोनों को मिलाकर फिर बनाया जाता है। ब्यूटेन हो जाएगा C2H4, और प्रोपेन दोनों ही एल्केन के पार्ट है, दोनों के दोनों किसके पार्ट होंगे, एल्केन के पार्ट होंगे। ब्यूटेन एंड प्रोपेन इन दोनों को मिला के फिर एलपीजी की फॉर्मेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। बिल्कुल इजी है। जो कॉमन साल्ट, जो घर में जो साल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास केसीएल, सेकंड है H2O, थर्ड है Xe एंड फोर्थ है NaCl। तो जो कॉमन साल्ट है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज NaCl। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होगा, चारकोल, वुड, ग्रेफाइट और डायमंड। इनमें से कौन सा है जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छे से पास करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से गेन करेगा, अच्छे से पास करेगा? तो इन सभी में से जो ग्रेफाइट है वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब बहुत ही मतलब जितने भी जो सप्लाई होगी इलेक्ट्रिसिटी की उसको पास करने में हीट लॉस सबसे कम होगी, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से सप्लाई की जाएगी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लुमिनियस फ्लेम अपीयर। जो लुमिनियस फ्लेम अपीयर होती है उसका कलर बताना है यहाँ पे। ये चीज तो आप खुद भी घर पे कोई मतलब मोमबत्ती या फिर कोई दिया जलाते हो तो उस चीज पे ये चीज आप मेजर कर सकते हो कि उसकी फ्लेम है वो कैसे रिलीज हो रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट है ग्रीन, सेकंड है येलो, थर्ड है ब्लू, फोर्थ है रेड। किस टाइप की जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस होगी? तो जो ल्यूमिनियस फ्लेम होती है उसका कलर मेनली येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। तो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। luminous flame appears yellow in color, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे फिजिकल चेंज पूछा, वहां पे रिवर्सिबल चेंज पूछा था, यहाँ पे फिजिकल चेंज पूछा है। तो फिजिकल चेंज मतलब किसी भी फिजिकल फैक्टर की वजह से, वो टेम्परेचर की वजह से हुआ या फिर विंड की वजह से हुआ या मॉइस्चर की वजह से, किस वजह से हुआ उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस के मेल्ट होने क्या एक फिजिकल चेंज है। मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, दूध का दही बनना,
कैसा प्रोसेस होगा? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि माइक्रोब्स काम कर रहे हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्लांट फिजियो में पढ़ाया जाता है। ये इथाइलिन गैस है वो रिलीज होगी। और ग्रेप्स गेट फ्रेगमेंटेड, ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अनएरोबिक कंडीशंस में यीस्ट का यूज करके ग्रेप्स को फ्रेगमेंट करके और फिर उनसे जो अल्कोहल की फॉर्मेशन की जाती है। तो ये तीनों के तीनों बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गए। हाँ, जो आइस को मेल्ट कर रहे हैं हम, आइस को मेल्ट करें किस वजह से? आइस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है, और फिजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा? आइस है वो मेल्ट होगी। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस है ये क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमन फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ, लेमन के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा? मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो जो लेमन होता है उसके अंदर सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड की अमाउंट सबसे ज्यादा होती है। तो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ही पूछा गया है यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन अलग है। फर्स्ट है सी वाटर, सेकंड है प्लास्टिक, थर्ड है ग्लास या फिर सिरेमिक। कौन सा होगा जो कि कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का? तो सी वाटर, जो सी समुद्र का पानी होगा, सी वाटर है वो क्या है? कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर आयंस अनायंस प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करेंगे। तो सी वाटर है वो क्या होगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल? पीएच स्केल की जो रेंज है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? बिल्कुल एग्जीक्यूशन। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 0 to 14, सेकंड ऑप्शन है 1 to 10, थर्ड ऑप्शन है 1 to 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0 to 10। तो हमें पता है कि भाई पीएच स्केल हमारा क्या होता है? 0 to 14 होता है, पहले भी बता दिया। 0 to 7 एसिड, 7 पे न्यूट्रलाइज और 8 to 14 बेस। तो जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0 to 14। 0 to 14 की रेंज है वो पीएच स्केल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर नॉट अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन है जो कि एक फॉसिल फ्यूल नहीं है? मतलब जो सालों साल से जो फ्यूल किसी भी वजह से अर्थ के नीचे प्रेजेंट है और उससे उस चीज की फॉर्मेशन नहीं हुई है, चाहे फिर वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है या फिर जैसे कि कोयला है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? बहुत टाइम पीरियड से जो चीजें अर्थ के नीचे प्रेजेंट है उन टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वो धीरे धीरे कोयला में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, कोल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कोल हो गया, ऑयल हो गया और नेचुरल गैस, ये तीनों के तीनों क्या एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई या किसी प्लांट की हुई, उनके ऊपर काफी सालों तक टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। तो उसके बाद इन सब की फॉर्मेशन होती है, कोल की फॉर्मेशन भी, ऑयल की फॉर्मेशन भी और नेचुरल गैस। तो वुड है वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है हमें। तो इनमें हमें क्या बताना? नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये नहीं बताना फॉसिल फ्यूल है कौन सा, फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो जो ऑप्शन थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वुड है वो एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। वुड एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सभी के सभी फॉसिल फ्यूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइमस्टोन, चाक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। लाइमस्टोन, चाक, मार्बल है किसका फॉर्म है, किसकी फॉर्म है? ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड है सोडा एस, थर्ड है सोडियम क्लोराइड, फोर्थ है सोडियम नाइट्रेट। तो लाइमस्टोन, चोक और मार्बल ये तीनों के तीनों कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है कौन? लाइमस्टोन, चोक और मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल फैटिग्यू इज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ। जो मसल्स होती है उनमें थकान महसूस होना वो किस वजह से होता है? तो जब भी हम मतलब आप
एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ फेस करने को मिलती है। तो क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मसल फैटिग होना स्टार्ट हो जाता है, मसल क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के अक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, मसल्स फैटिग, उनमें थकान आनी स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर होगा इसका लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चार्ज कैरिड बाय कटायन। कटायन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस टाइप का होगा? तो कटायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कटायन के ऊपर किस टाइप का चार्ज होगा वो हमें बताना है। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, या पॉजिटिव होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो कटायन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और अनायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर बताना है द पीएच वैल्यू वाटर। वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो वाटर की पीएच वैल्यू ऑप्शन फर्स्ट है 4, ऑप्शन सेकंड है 7, ऑप्शन थर्ड है 12 एंड ऑप्शन 4 है 18। तो जो वाटर की पीएच वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है? 7, न्यूट्रल, न्यूट्रल में काउंट करते हैं। तो ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन। कल की जो क्लास होगी उसमें आगे और जीएस के क्वेश्चंस है वो हम सोल्व करेंगे। वीडियो अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।